इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में इतिहास में नाम दर्ज करने वाले पंडित हरिनारायणचारी मिश्र जी, श्री हरिनारायणचारी मिश्र जी का स्वागत कर रहे हैं श्री अरविंद तिवारी जी। आईपीएस श्री विनय तिवारी जी का सम्मान कर रहे हैं श्री अरविंद तिवारी जी। देश की सबसे कठिन और सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम आईएएस को यूपीएससी को क्रैक करने वाले दो नायकों से सवाल करेंगे श्री प्रताप राज। ये सत्र अब आप। धन्यवाद सर। आप सभी का लिट चौक की ओर से हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको सर ने बताया कि हमारे बीच इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायणचारी जी हैं। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उनके बारे में काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चाएं रहती हैं। इवन जब से सिलेक्शन उनका 2003 बैच के वो आईपीएस अधिकारी रहे हैं। हिंदी माध्यम उनका माध्यम था जिससे उन्होंने सिलेक्शन लिया था। इसके अलावा बिहार के सीवान ज़िले से सर बिलोंग करते हैं। बिहार से मध्य प्रदेश का सफ़र कैसा रहा हम जानेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं विनय तिवारी जी, जो कि मेरे गृह जिले यानी ललितपुर से हैं। 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बिहार कैडर के इस समय बिहार कैडर को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर पहला सर कमिश्नर साहब आपसे सवाल है मेरा कि आपने यूपीएससी 2003 में क्लियर किया था। उस समय हम एक 2003 में आपने यूपीएससी क्लियर किया था सर। उस समय जहाँ तक हम सोच पाते हैं कि संसाधनों का कितना अभाव रहा होगा, तकनीकी उतनी अच्छी नहीं थी। और अगर हम कहें तो आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो उस समय के नारा दिल्ली बहुत दूर है। तो सर वो किस परिस्थितियाँ या वो क्या प्रेरणा थी कि जो आप यूपीएससी को उस माहौल में उस चीज़ों में भी तैयारियों में जुटे रहे? किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात हो, बात सिर्फ सिविल सेवा की ही नहीं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर हम तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। किसी भी बाहरी दबाव से, किसी भी पारिवारिक दबाव से, दूसरे के दबाव से अगर हम उस तैयारी को, किसी भी तैयारी को शुरू करते हैं तो शायद उस लड़ाई में, उस पड़ाव में, उस दौर में शायद हम बहुत ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाते। लेकिन जब आप एक भीतर से आपके अंदर एक इच्छा शक्ति रहती है तो मुझे लगता है कि संसाधन जुटाना बड़ी बात नहीं है। संसाधन तो जुट जाते हैं। जहाँ तक अपने सोशल मीडिया और बाकी संसाधनों की बात की, उस समय इस तरह से संसाधनों का और मुख्य तौर पे जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पे जो बहुत सारी जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध है उसका अभाव था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब अभाव उसको नहीं कहेंगे, कोई भी अगर होती है तो कई तरह से जो आपके पास पाठ्य पुस्तकों का जो भंडार था, बहुत सारी लाइब्रेरीज थी, बहुत सारे आप जो डिस्कशन करते थे अपने मित्रों के साथ, उस पर एक चीज़ों पे तर्क वितर्क होता था अलग अलग मुद्दों पे। मुझे लगता है कि वो भी हर परिस्थिति में जो संसाधन है वही संसाधन उस समय उपस्थित हर प्रतिभागी को उपलब्ध हैं। और उस समय ज़रूरी नहीं कि हम अभी आधुनिक संसाधनों से बात करें। हो सकता है आधुनिक संसाधन बड़े हैं, इसमें और प्रतिस्पर्धा का कलेवर बदला हो, प्रतिस्पर्धा का तरीका बदला हो, लेकिन उस समय जो संसाधन थे, मुझे लगता है कि अगर हम सही मन से प्रयास कर रहे हैं तो संसाधन कभी कम नहीं पड़ते। संसाधन तो जो भी प्रतिभागी है वो जुटा ही लेता है। बल्कि संसाधन इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको क्या पढ़ने से ज़्यादा उस समय ये ज़रूरी हो जाता है कि क्या छोड़ना है। क्योंकि बहुत सारी अगर जानकारी, बहुत सारी हम चीज़ें अगर हम कर लिए तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो अनावश्यक होती हैं। आपको फोकस्ड होकर पढ़ना होता है, आपको केंद्रित होकर पढ़ना होता है। और इसलिए केंद्रित होकर के पूरी इच्छा शक्ति से अगर आप करते हैं, क्योंकि मैंने इस पूरी तैयारी के दौरान कहीं कोचिंग भी नहीं ली, कोचिंग की भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। समान तौर पे जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद एक बैठते हैं और सहज रूप से हो गया था। लेकिन अगर ग्रेजुएशन में या उसके पहले अगर तय कर लेते हैं, अगर सही ढंग से उन्हीं विषयों को पढ़ते हैं तो सारी पाठ्य पुस्तकें, सारी उनकी संरचना, सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। उनको हम अच्छे कुछ मित्रों का चयन करें, अच्छे उनसे उस पर चर्चा करें, पुस्तकों के बारे में, पुस्तकों से पढ़ कर जो जानकारी जुटाई जाएगी, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रामाणिक और ज़्यादा अस्थायी होती है। इसलिए
अगर कंपटीशन का थोड़ा सा स्वरूप बदला है, अगर अभी सोशल मीडिया और बाकी इंटरनेट पर उपस्थित पाठ्य सामग्री बढ़ी है, तो साथ ही साथ उसका कलेवर भी बदला है। उस समय जो पाठ्य सामग्री थी वो चीज़ें मुझे लगता है कि वो कहीं बाधक नहीं रही। विनय जी, आपने 2015 में यूपीएससी क्लियर किया था, तो अभी सर जैसा बता रहे थे कि अब चूंकि संसाधन हमारे पास आ चुके हैं, सोशल मीडिया भी भटकाव के रूप में भी हमारे सामने है और मदद के रूप में भी हमारे सामने है, तो इस चैलेंज को, या मैं कहूँ इस भटकाव को, इन चीज़ों को आपने किस तरीके से मोल्ड किया कि नहीं यूपीएससी ही हमें करना है? वो किस तरीके से सहायता करी? सोशल मीडिया या संसाधनों या तकनीक ने आपकी सहायता की, या फिर कहीं ना कहीं किसी अटेम्प्ट में आपको लगा यार ये बाधक हो रही है, इसे हमें अवॉइड किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो सर ने जो एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी वो, कि आपको फोकस्ड होना पड़ता है। और ये आप अगर कोई भी काम हो, सिर्फ जैसे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यूपीएससी हो या एमपीएससी हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आप अपने मन से अगर उसे कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच दूसरी हो जाएगी, आपको उसे टारगेट करने का तरीका ही आपका बदल जाएगा। ऐसे इसी संदर्भ में मैंने 2 लाइन लिखी थी पहले, वही सर की बात सुनते सुनते मुझे वो 2 लाइन याद आ गई कि जिज्ञासा की घोर कमी से और आकाओं की इच्छाओं से संघर्ष नहीं किया जाता, द्वंद्व नहीं पाला जाता। मतलब आपको अपने अंदर से वो जागृत शक्ति होना चाहिए कि आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है। किसी और के कहने पर अगर आप यूपीएससी या एमपीएससी या बीपीएससी या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा और कैरियर का कोई भी ऑप्शन अगर आप चुनाव करते हैं उसका, तो उस रास्ते पर चलने के लिए फिर आप हमेशा मार्गदर्शन ही मांगते रहेंगे, क्योंकि वो रास्ता आपका है नहीं, आपने निर्धारित नहीं किया है। आपको अपना टैलेंट रियलाइज़ करना है, आपका पोटेंशियल रियलाइज़ करना है, फिर आपको उस रास्ते पर चलते हुए लोगों से मार्गदर्शन लेना है। रही बात हम लोगों के समय की, तो सर के समय और हम लोगों के समय काफ़ी बदलाव आ गया है। सर ने एक और बात कही थी, उसी को मैं और विस्तार देना चाहता हूँ कि यूपीएससी की परीक्षा या सारी लोक सेवक की जो परीक्षाएं होती हैं हम लोगों की, वो सब बहुआयामी। आप देखिए, हम दोनों, सर और हम बीएचयू के ही प्रोडक्ट हैं, मैं आईआईटी से हूँ, सर दूसरे फैकल्टी से हैं, तो एक ही परीक्षा है, आप किसी भी तरह की ग्रेजुएशन करके आए हों, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी डिग्री धारक, कोई भी ग्रेजुएट भारत का यूपीएससी की परीक्षा में बैठ सकता है और उसे निकाल भी सकता है और तरह तरह की सर्विस सेवाओं को ज्वाइन करके देश की सेवा कर सकता है? क्योंकि यूपीएससी का जो आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो आप कार्य भी कर रहे हैं, वो भी बहुत बहुआयामी है। सिमिलरली परीक्षा का जो स्वरूप है वो बड़ा बहुआयामी है। प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मेंस तक की जो यात्रा है, वो पूरी यात्रा, उसको आप किसी एक एग्ज़ाम के रूप में नहीं देख सकते हैं। वो एक प्रक्रिया है। आप ये सोचें कि मैं इसको क्वालिफाई कर लूँगा और मैं आईएएस, आईपीएस या कोई भी सेवा में आ जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप एक्चुअली उस प्रक्रिया में रमे रहेंगे, आप स्वयं बदलते रहेंगे। 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, हो सकता है पहले अटैम्प्ट में आप इतने मैच्योर पहले से हों, तो वो आप लगातार जब प्रीलिम्स देंगे, फिर मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, तो आप स्वयं को लगातार परिवर्तित करते रहेंगे और इंटरव्यू देने के आपको पता चल जाएगा, आपका व्यक्तित्व उस प्रकार से निर्धारित और प्रखर हो चुका होगा कि आप समझ जाएंगे कि हाँ, अब मैं उस लाइन पर, उस बॉर्डर स्टेज पर आ गया हूँ कि मेरा चुनाव, मेरा सिलेक्शन, मेरा रिजल्ट आने वाला है। तो वो जो बहुआयामी आकार है इस परीक्षा का और उसकी तैयारी का, उसके संदर्भ में देखिए, यूपीएससी को लेकर बोलूँ या किसी भी चीज़ को लेकर के बोलूँ, दोनों में एक चीज़ सेम है कि हम लोग तैयारी के भी तरह तरह के तरीके हैं और सीखने के भी तरीके हैं। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सीखने के अनंत तरीके हैं। तो अनंत तरीकों में सर ने बोला कि लाइब्रेरीज़ में पाठ्य पुस्तकों से भी आप सीख सकते हैं, एकदम पुस्तकों को पढ़ने से अच्छा कोई अलग दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन अब आप उसको, आज की तारीख में हम लोग ई कॉपीज़ पढ़ते हैं, डिजिटल कॉपी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर उसमें मिसिंग है जो सर ने कहा कि दोस्तों के साथ एक समूह होता था। हम लोग बीएचयू में पढ़े हुए तो वहाँ पर एक समूह होता था तैयारी के टाइम पे, और 4-5 लड़के बैठे हुए तर्क हो रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, किसी का अपना अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है, तो उनके अनुभव से सीख रहे हैं, कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ सुधार हो रहा है। तो वो प्रक्रिया में धीरे धीरे आप रिफाइन होते रहते हैं, पॉलिशिंग आपकी होती रहती है, और आप एक उस जो सफल अभ्यर्थी है उसकी तरफ, आप असफल अभ्यर्थी, सफल अभ्यर्थी की जो यात्रा है वो आप पूरी करते रहते हैं। तो अब उसमें सीखने के जो अनंत तरीके हैं, उसमें ये भी एक तरीका है। जैसे अब लिट चौक का हुआ, यहाँ पर एक संगम हो रहा है, तरह तरह के लोग आ रहे हैं, लोग हम लोगों को सुन रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पाठ्य पुस्तकों से ही पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ किताबों से ही पढ़ते रहें, आप लोगों से मिलकर भी सीखते हैं। आप, मुझे जैसे मेरा जो इंटरव्यू हुआ था यूपीएससी का, मुझे आज भी याद है कि मेरे अपने कई सीनियर थे, कई अच्छे ऐसे लोग थे, अनुभवी लोग थे जिनको मैंने सुना, पढ़ा। तो उनको सुनने से, उनको जानने से और उनका जो दर्शन है वो दर्शन को आत्मसात करने से मुझे इंटरव्यू में मदद मिली। जो मेरा इंटरव्यू हुआ उसमें मुझे मदद मिली, सबको मिलेगी। तो सिमिलरली यूपीएससी की तैयारी को अगर आप किताबों तक सीमित कर देंगे और अपने आप को सिर्फ एक बंद कमरे में पाएंगे कि हम यहाँ पर 24 घंटे बैठे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप खेलिए, खेलना ज़रूरी है।
आप बाहर निकलिए, दोस्तों से मिलिए, अच्छी संगत बनाइए। वो संगत जरूरी है, क्योंकि आपका विकास, इस प्रक्रिया में आपका विकास होना है। अगर आपने अपने विकास को ही अवरुद्ध कर लिया तो आप वो असफल अभ्यर्थी या सफल अभ्यर्थी की यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो डिजिटल मीडिया के थ्रू भी वो किया जा सकता है, लोग कर रहे हैं। हम लोगों के समय में भी डिजिटल 2014 का जो मेरा एग्ज़ाम था, तो उस समय भी डिजिटल क्रांति हो गई थी। और मुझे दिल्ली, जो आपने कहा कि दिल्ली बहुत दूर है, तो अब दिल्ली दूर एकदम नहीं है। मेरी तैयारी का 80% हिस्सा मेरे घर में गुजरा। लेकिन मेरे पास एक सुअवसर था कि मेरे पास एक ऐसा ग्रुप था, एक दोस्त थे अच्छे, जो आज सब के सब किसी न किसी सेवा में योगदान दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है, अन्य लोगों का अनुभव नहीं है, किसी एक अटेम्प्ट में वो कुछ गलतियां कर रहे हैं तो वो बताएंगे आपको, फिर उन गलतियों से आप सुधार करेंगे, वो भी सुधार करेंगे। तो अगर आपके पास ऐसा माहौल नहीं है तो हो सकता है आपको अन्य शहरों में जाना पड़े। इससे इनकार नहीं किया सकता पूरी तरीके से, लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिकरण यूपीएससी की तैयारी का हो चुका है। आप किसी भी गांव में, किसी शहर में, कस्बे में बैठ करके ना सिर्फ पहले आप सिर्फ सपना देखते थे कि हम यूपीएससी निकालेंगे, एमपीपीएससी निकालेंगे, देश सेवा करेंगे। अब आप उस सपना देखते हुए अपनी कार्य योजना बना सकते हैं। कार्य योजना के अनुरूप आप लगातार मार्गदर्शन भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से ले सकते हैं और आराम से आप अपना परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। सर, एक सवाल और मेरा है ये आपसे कि हम जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो चूँकि हमारी दुनिया बहुत छोटी होती है, हम प्रैक्टिकल उतना नहीं हो पाते हैं, तो हमारी सोच और विजन कहीं ना कहीं अनक्लियर्ड होते हैं। लेकिन जब आप लोग पहली पोस्टिंग आप लिए होंगे तो कुछ अंतर आया, कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि जहाँ से फिर आपको लगा कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, हमारी दुनिया बहुत बढ़ चुकी है, कि अब हम यूपीएससी की तैयारी, हम सिलेक्शन हो चुके हैं, तो कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट सर रहा हो जिसने आपकी सारी चीज़ों को और बदला हो कि नहीं, ये मैं पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया हूँ? सर आप जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे इसमें कहना चाहूँगा कि जैसा आप बता रहे थे विनय, कि बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम से लोग आते हैं, बहुत सारी अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग आते हैं। इसमें चार्टेड अकाउंटेंट भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, हिस्ट्री से भी किए हुए लोग आते हैं। तो आखिर जब आप सिविल सर्विस में जब आप आ जाते हैं तो एक बड़ा युवाओं के मन में उठता है कि आखिर हमने इतनी पढ़ाई की, हमने एमडी किया, डॉक्टर बने, या फिर जैसे कि हम इंजीनियर बने, इतनी लंबी पढ़ाई। अब इंजीनियर्स तो अभी लगभग 70% से ज़्यादा इंजीनियर्स उसमें आ रहे हैं। तो एक ये सवाल है कि इतनी हमारी मेहनत कैसे आगे काम आएगी, इतनी हमने जो प्रतिभा, इतनी हमने जो किया। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम गौर से देखें तो वो जानकारी और जो सब्जेक्टिव जो ज्ञान है वो तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। सिर्फ जो आप तैयारी कर रहे होते हैं, उस तैयारी करने के दौरान आप जिस तरीके के तनाव से गुजरे होते हैं, जिस तरीके के दबाव से गुजरे होते हैं, उस दौरान आपका जो व्यक्तित्व निर्मित हो रहा होता है, उस दौरान आप बहुत सारे हताशा, निराशा, कई तरह के मनोदशा से गुजर रहे होते हैं। कम संसाधनों में कई बार आप अपने को नियोजित कर रहे होते हैं, कई बार आप सफल नहीं हो पाते हैं। तो इन सारे चीज़ों के बीच में जो आपका जो निर्माण होता है, इन चीज़ों के बीच में जो आप तप कर निकलते हैं, एक प्रक्रिया हम जानते हैं कि सिविल सर्विस काफ़ी दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। तो वह चीज़, उसके दौरान जो चीज़ें आपके अंतर्निहित हो जाती हैं, आपके अंदर जो समाती हैं, आपका जो निर्माण करती हैं, वही चीज़ें आपको पूरी तरीके से वही कैरी फॉरवर्ड होती हैं, वही आगे काम आती हैं। विभिन्न तरह की परिस्थितियों में, चुनौतियों में, अलग अलग जो आपके सामने परिस्थितियां आती हैं, उसमें आपको रिस्पॉन्ड करने में वो चीज़ें बेहतर ढंग से काम आती हैं। जहाँ तक चुनौतियों की बात है, तो जब आप आते हैं मुख्य तौर पे, जब सिविल सर्विसेज में और स्पेशली अगर आप पुलिस में आते हैं, तो आपके सामने प्रतिदिन कोई ना कोई चुनौती रहती है। और पुलिस को, मेरा मानना है कि हर चुनौती के अनुरूप पुलिस को अपने आप उपस्थिति के अनुरूप ढालना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है। इतिहास में हम देखते हैं कि जिसने भी अपने को परिस्थिति के अनुरूप नहीं ढाला, वो विलुप्त हो गया। हमने डायनासोर को देखा, डायनासोर से बड़ा प्राणी उस समय पृथ्वी पर कोई नहीं था, और लेकिन वो बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप उसने अपने को नहीं ढाला, धीरे धीरे उसकी प्रजाति ही विलुप्त हो गई। तो पुलिस के सामने भी उस तरह के रोज़ चैलेंजेज आते हैं, रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं, और आपको एक कानूनी दायरे में, एक वैधानिक परिधि में आपको उन सारे परिस्थितियों के अनुरूप ढाल करके काम करना होता है।
जैसे कि इंदौर में अभी एक प्रयोग हुआ, आप जिक्र कर रहे थे इसके पहले, कि बहुत सारे ऐसे अपराधी या बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स थे जिसमें कि ज़रूरत थी उन चीज़ों की, और एक वैधानिक दायरे में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से अलग अलग जो एजेंसीज हैं यहाँ पे बड़ा अच्छा तालमेल है। उसमें जो किया गया उसमें बहुत सारे अपराधी जो थे, अपराधी के एक वैधानिक परिधि में उनके लगभग 130 से ज़्यादा अलग अलग अपराधियों के घरों को जो उसमें तोड़ा गया था। तो उससे एक बड़ा सामाजिक बहुत ही मजबूत संदेश गया। बहुत सारे ऐसे अपराधियों के उनके हौसले, उनके उसका अगर आप सामाजिक प्रभाव देखें तो ऑफिस के बाहर मैं एक दिन गुजर रहा था, वहाँ जा रहा था, तो देखा कि बहुत सारे 8-10 लोग ऐसे जो कि उन अपराधियों से जुड़े थे और इस बात का आवेदन लेकर के खड़े थे कि डिसोन करने के लिए कि उस व्यक्ति से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई उनके लिए आगे नहीं आ रहा था। यह एक उसकी अस्वीकार्यता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर उसके परिवार का अगर कि कहीं रूप से अगर अपराध से जुड़ा है तो उसको लेकर के जो एक प्रतिक्रिया, उसको लेकर के जो एक धारणा बनी, उन चीज़ों ने अब ऐसे अपराधियों को अपराध से दूर भी किया। कई उदाहरण हैं कि अपराधियों ने अपराध से छोड़ करके एक सामान्य जीवन में, सामान्य दिनचर्या में लौटे, ऐसे बहुत सारे उसमें केसेज हैं। तो आप परिस्थितियों के अनुरूप जब आप देखते हैं कि इन परिस्थितियों में आपको इस तरह की ज़रूरत है, आपको पुल्फिंग को हो सकता है पहले से जो आपके सामने उदाहरण हो, लेकिन आप नई चैलेंजेज आ रहे हैं, उन चैलेंजेज में कम से कम एक पुलिस में आपको तत्परता से तत्कालिक ढंग पे कई ऐसे निर्णय लेने होते हैं जिनका पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और उस तरह से करके ही बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप तय करके ही आप उन चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। विनय सर, आपकी शिक्षा सरकारी स्कूल से रही, यानी हिंदी माध्यम से रही है, लेकिन आपका जो भाषा का माध्यम रहा वो परीक्षा के दौरान वो इंग्लिश रहा। परीक्षार्थियों में एक बड़ा डायलेमा रहता है, द्वंद्व रहता है, एक बड़ी डिबेट होती रहती है कि हिंदी जाएं, इंग्लिश जाएं। बहुत से आंदोलन होते रहते हैं छात्रों के कि हिंदी को कहीं ना कहीं पीछे किया जा रहा है, इंग्लिश को आगे किया जा रहा है। तो चूँकि आपकी शिक्षा दीक्षा हिंदी माध्यम से रही, फिर इंग्लिश मीडियम से आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, तो कहीं ना कहीं कुछ रोल रहा इसका कि इंग्लिश कहीं ना कहीं हावी हो रही है यूपीएससी पे? भाषाई चुनाव, जो भी भाषा का आप चुनाव कर रहे हैं वो कभी हावी तो नहीं हो सकता। भाषा सिर्फ आपके विचारों को, यूपीएससी की पूरी प्रक्रिया में आप अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, आप अपने अध्ययन से आपने जो सीखा उस सीखने को आप प्रस्तुत करते हैं, तो वो सिर्फ एक प्रस्तुतिकरण का माध्यम है। लेकिन हिंदी के विषय में शायद हिंदी के बहुत सारे लोग आज इस प्रांगण में भी मौजूद हैं, तो हम सब लोगों को एक विचार करना चाहिए कि क्या वो विषय वस्तु, विषय सामग्री, पाठ्य पुस्तकें उस स्तर की क्या यूपीएससी या अन्य परीक्षार्थियों के लिए, अन्य जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, उन सब के लिए क्या वो उस उच्च क्वालिटी की, उच्च गुणवत्ता की विषय वस्तु मार्केट में उपलब्ध है? क्या हिंदी के लोग अपने जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये काम कर रहे हैं कि उनके पास लगातार वो रिफाइंड हिंदी का कंटेंट आ रहा है क्या? जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, तो मेरी कक्षा 12 तक की सारी शिक्षा दीक्षा हिंदी में ही हुई, लेकिन इंजीनियरिंग में चूँकि हमेशा से भारत में इंग्लिश में हुई, तो आईआईटी से मेरी जो इंजीनियरिंग हुई, सिविल इंजीनियरिंग, वो इंग्लिश में हुई। और उसी दौरान चूँकि मेरा जो ऑप्शनल विषय था वो भी सिविल इंजीनियरिंग था, तो सिविल इंजीनियरिंग को अभी भी यूपीएससी में हिंदी में करना, चूँकि पाठ्यपुस्तकें उसके लिए उपलब्ध नहीं और उसकी पढ़ाई भी सारे आईआईटी में इंग्लिश में ही होती है, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, कोई चुनाव करने का नियम नहीं था मेरे पास यही था कि इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। मुझे स्विच करने में, इंग्लिश हिंदी के बीच स्विच करने में समस्या हुई, क्योंकि मैं आज भी सोचता हिंदी में हूँ, तो मेरे लिए ट्रांसलेशन करना पड़ता था, मुझे एग्ज़ाम में भी हमेशा करना पड़ा, क्योंकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कक्षा 12 तक जब हिंदी में, तो मेरा प्रथम विचार आपको देखकर या किसी मंच पर बैठे हुए कहीं पर भी आएगा तो प्रथम विचार हिंदी में ही आएगा। लेकिन मुझे चूँकि अगर आपके सामने बाध्यता हो उसे इंग्लिश में प्रस्तुतिकरण की, तो मुझे समय लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरा दिमाग लेगा उसको ट्रांसलेट करने में, उसको अनुवाद करने में, और जो भी इंग्लिश मैंने सीखी उस इंग्लिश में उसका अनुवाद करके मैं अपने आप को प्रस्तुत करूँगा। तो वो जो मूल विचार है, जो मेरा उसका मूल कण है, तत्व है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कंटेंट है मेरा, वो कंटेंट उस फॉर्म में शायद आपके पास नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं वो भिन्नता तो आएगी ही आएगी, तो निश्चित है। तो ये इस समस्या से तो मैं स्वयं गुजरा हूँ, लेकिन जो अगर मैं सिर्फ हिंदी भी लेता, तो मैंने हिंदी के मेरे कई बैचमेट भी हैं, कई लोग हैं जिनके साथ, जिन्होंने निकाला भी, उनके साथ ही मेरी चर्चाएँ हुई, तो हम लोगों ने यही निष्कर्ष पाया कि ऐसा क्यों है कि हिंदी में कंटेंट नहीं है, लोगों के पास पाठ्यपुस्तकें हो, विषय वस्तु हो,
आप रिजल्ट देख लीजिए तो पिछले 2-3 साल का जो इधर मैं भी देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, तो बहुत अच्छा रिजल्ट यूपीएससी में तो पर्टिकुलरली हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों का नहीं आ रहा है। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि बड़ी आबादी, बड़ी संख्या में हमारे युवा वर्ग के लोग भी छोटे कस्बों शहरों में लोग हिंदी में ही ग्रेजुएशन अपनी कर रहे हैं। बहुत फ्रैक्शन ऑफ पीपल हैं हम जैसे लोग जो आईटी या कहीं कहीं बाहर निकल गए जो अंग्रेजी में पढ़ लिए, वो सब लोग भी सपने देख रहे हैं, उनको भी अपने सपने पूरे करने हैं। तो उनके लिए भाषा एक समस्या उत्पन्न कर रही है। वो समस्या कई स्तर पर उत्पन्न कर रही है। पहला स्तर उसका तैयारी है कि तैयारी के लिए विषय वस्तु नहीं है। दूसरा स्तर मैं ये भी कहूँगा कि दूसरा स्तर मार्गदर्शन का भी है, क्योंकि जो भी लोग इस परीक्षा में आए या जो भी निकाल करके आए फिर बाद में तैयारी करा रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनमें भी हिंदी के लोगों की कमी है। और तीसरा जो है, हिंदी के साथ साथ जैसे हिंदी में कई बार पिछले 2-3 साल में पाया भी गया कि परीक्षा का जो फॉर्मेट होता है, एग्ज़ाम में जो कंटेंट होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, उसमें भी कुछ हिंदी का ट्रांसलेशन हुआ। कई बार ऐसे शब्द, जटिल शब्द आ गए जी हिंदी में जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जिन शब्दों का इंग्लिश का और हिंदी का जो अनुवाद है उसका अर्थ का अनर्थ हो जा रहा था। तो वो भी एक समस्या बच्चे फेस कर रहे हैं, ये सत्य है। और इस सत्य से मुझे लगता है कोई दीर्घकालिक योजना ही शायद इस सत्य से हम लोगों को और पार पा सकती है। और लोकतांत्रिकरण जो हिंदी भाषा का होना है, ताकि सब कस्बों शहरों और नगरों के लोगों के लिए, गाँव के बच्चों के लिए यूपीएससी निकालना उतना ही आसान हो जितना कि बड़े शहरों में इंग्लिश माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। वो दिन जब आएगा तो यूपीएससी का प्रॉपर लोकतांत्रिकरण हो जाएगा। थैंक यू सर। ये सवाल मेरा आपसे था कि आपने 2003 में हिंदी माध्यम से परीक्षा पास की थी, और विनय जी ने भी बताया कि ट्रांसलेशन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो क्या सर आपके समय भी कुछ ऐसा था कि ट्रांसलेशन के कहीं ना कहीं इशू आते हैं कि हिंदी में कुछ और होता है और इंग्लिश में कुछ और होता है? मैंने भी सर यूपीएससी किया है, तो देखा है ट्रांसलेशन में कि हिंदी इंग्लिश को हम समझ सकते हैं, बट हिंदी का शब्द जो होता है वो हमने शायद सुना ही नहीं हो। तो सर क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाल के अगर हम देखें तो मुख्यतः 13-14 के आसपास यूपीएससी के पैटर्न में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन हुए थे। उसके बाद से जो नए जो अभी शैली है उसमें कुछ हिंदी माध्यम के जो प्रतिभागीगण हैं उनका प्रतिनिधित्व कम हुआ है। लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो काफ़ी व्यापक तौर पे हिंदी माध्यम में मुख्यतः जो अभियांत्रिक, जो इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं उसमें ज़रूर अभी भी कुछ समस्या है। लेकिन जो मानविकी के विषय हैं उसमें बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर के और हर स्तर के पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। अभी भी चयन होते हैं, हर जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें भी प्रतिभागी आते हैं। हालांकि उनका प्रतिनिधित्व तो कम है, लेकिन उसमें भी स्थानीय पर तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती हर क्षेत्र से युवा आते हैं। और मुझे लगता है कि एक सहज प्रवाह हो, हमें भाषा में अगर पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो तो हम अंतर से जिसमें सहज रूप से प्रवाह हो, जिस भाषा में जिसमें हम सहज महसूस कर सकें, उसमें हम ज़्यादा बेहतर ढंग से अपने को अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो भाषा कोई समस्या नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर के, कुछ विषयों में जहाँ पर पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है या उनका स्तर उस हद तक नहीं है, उसमें ज़रूर यह समस्या है। और मुख्य तौर पे हाल के वर्षों में जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें, अगर उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो उसमें अभियांत्रिक और जो तकनीकी विषय हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। उसमें निश्चित तौर पे कुछ हिंदी या कुछ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो अलग, उनमें पाठ्य सामग्री उस स्तर की नहीं है, इसलिए वो समस्या है वहाँ पर। लेकिन अगर कुछ इसके अलावा जो विषय हैं उन विषयों में पाठ्य सामग्री की गुणवत्ता की कमी नहीं है, पाठ्य सामग्री उसी गुणवत्ता के उन विषयों में भी उपलब्ध है। सर एक सवाल और आपसे ये है कि यूपीएससी के बारे में अब कहा जाने लगा है कि वो एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात, कि हम सिलेबस चूँकि इतना बड़ा है उसका कितना हम पढ़ें और तैयारी कितनी भी हम कर लें, जब सामने क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स तो ये सभी मान के चलते हैं कि 30 से 40 क्वेश्चन हम श्योर होते हैं कि ये हमारे सही हैं। उसके अलावा 20 से 25 क्वेश्चन हमारे एलिमिनेशन मेथड से जाते हैं या तुक्का से जाते हैं। तो सर क्या यूपीएससी दिन ब दिन ऐसा टफ हो रहा है, या फिर वो ऐसे क्या पॉइंट्स बच्चे रखें अपने इर्द गिर्द तैयारी के दौरान कि यूपीएससी देखिए ये तो मतलब आत्मा यूपीएससी की यही है, इसके इर्द गिर्द आप घूमिए, ज़्यादा उसके चक्रव्यूह में ना फंसें। तो ऐसे सर क्या पॉइंट्स कमिश्नर सर आप बताएं पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स कि स्टूडेंट हमेशा तैयारी के इर्द गिर्द रखे, कि जैसे आप लोगों ने रखे होंगे कि यूपीएससी यहाँ तो रहेगा और नया कुछ भी पूछे, नवाचार जो भी करे वो देखेगा, लेकिन सिलेक्शन लायक जितना हमें चाहिए वहाँ तो यूपीएससी रहेगा ही रहेगा। यूपीएससी में सबसे बड़ी चीज़ की पाठ्यक्रम काफ़ी व्यापक है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि उसमें
उसके जो मेजर जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं उसके बारे में एक बार हमें उसे सरसरी निगाह से तो देखना पड़ेगा, और कुछ फोकस्ड करके जो उसके कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ पे पाठ्यक्रम में थोड़ा सा विस्तार से जाना जरूरी होता है, तो बजाय हम उनके नोट्स और एक सरसरी तौर पर देखने के बजाय उस विषय की गहराई में उतर करके उसको समझें। क्योंकि जैसे जैसे अभी समय गुजर रहा है वैसे वैसे प्रश्नों को पूछने की थोड़ी सी उनकी दिशा भी बदल रही है, उनका स्वरूप भी बदल रहा है, उनका विस्तार भी कुछ हो रहा है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा को भी देखें तो पहले जैसे प्रारंभिक परीक्षा सीधे सपाट शब्दों में कुछ विकल्पों में से एक विकल्प चुनना होता था, अब जरूरी नहीं है। अब कौन नहीं होगा ये भी महत्वपूर्ण है, और हो सकता है 4 में से आप 2 जानते हों और 2 के बारे में आप सिर्फ अनुमान ही लगा पाएँ, और फिर अब सिर्फ एक नहीं, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, उसमें इतने बहु विकल्प होते हैं कि जब तक आप बहुत अच्छे से विषय को न जानते हो आप उसमें नहीं कर सकते। इसलिए 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी आवश्यक हैं। एक तो हाल के दिनों में इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह का भी जो भी विषय है वो समसामयिक यानी आसपास की वर्ष के घटनाओं के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था भी होगी वो हाल की घटनाओं के ही इर्द गिर्द है, चाहे आपकी पॉलिटी हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों पे हमारी अखबारों के पढ़ने की बड़ी गहन दृष्टि होनी चाहिए। जो भी नए प्रतिभागी हैं अखबार और पढ़ने की आदत डालें। पढ़ने की आदत से मुझे लगता है कि अगर हम अखबारों को पढ़ते हैं या यूँ ही पढ़ने की हमारी आदत अच्छी है, उससे हमारी भाषा समृद्ध होती है, विषयों की तह तक जाते हैं, हमारी अभिव्यक्ति बेहतर होती है, और अगर इस तरह से हम पढ़ते हैं तो हम शायद बहुत कम शब्दों में अपने को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हमें मजबूत बनाती हैं, और ये उसकी एक प्रारंभिक शर्त है। उन चीज़ों को चूँकि कम शब्दों में या संतुलित शब्दों में हमें अपने बातों को कहना होता है। साथ ही साथ लगातार मेहनत करने के साथ साथ हमें निराश नहीं होना है। हमें क्या है कि कोई भी प्रतिभागी हो, कई बार सफल होगा, कई बार असफल होगा, उसके बीच में एक लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन भीतर से अपने को मजबूत रख के लगातार भीतर से मोटिवेट करके अपने जो साथ के लोग हों, कुछ ऐसे चुने हुए मित्र, या कुछ नहीं, स्वयं को हम खुद मोटिवेट करें, खुद आगे बढ़ें। किसी भी असफलता को हम न माने, हम सोचें कि हम जो हैं बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये इच्छा शक्ति जब तक पैदा नहीं होगी हमारे अंदर कि हम कर सकते हैं। और ये जो मेंटल जो टैग है, जो बड़े और छोटे शहरों की जो आप बात कर रहे थे कि बड़े शहरों से, उसमें मुझे लगता है कि बड़े और छोटे शहरों में सिर्फ एक चीज़ का जो सबसे जो स्पष्ट अंतर है, रिसोर्सेज का अंतर नहीं है, प्रतिभागी का अंतर नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि अगर गांव में पढ़ाई करें तो थोड़ा ऑक्सीजन का लेवल यहाँ ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन जो चीज़ जो अंतर करती है वो करती है कि एक जो मेंटल टैग हमारे अंदर, अगर हम छोटे कस्बे में, छोटे गांव में होते हैं तो हमारे अंदर एक संशय की भावना रहती है कि वो दिल्ली में जो मुखर्जी नगर में पढ़ रहा होगा उसके पास पता नहीं क्या क्या होगा, या फिर अगर हम यहाँ पे किसी जगह पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर उसको लेकर एक कमतरी का भाव जो आ जाता है, हमारे अंदर एक तरह का जो कॉम्प्लेक्स रहता है, वो चीज़ को हम टैग, उस मेंटल टैग को हटाएं। क्योंकि जब हम कहीं से भी, जहाँ से भी अगर अपनी मंजिल शुरू कर दें, अपनी हम यात्रा शुरू कर दें, अगर हम मन से मान लिए कि अगर हम कर सकते हैं, हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो संसाधन हैं, बाकी जो भाषा है, ये चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। तो एक मजबूत इच्छा शक्ति, लगातार प्रयास, और एक सातत्यता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए पढ़ाई में। हम 4 दिन 3 दिन तो 20 घंटा पढ़ लिए, 18 घंटा पढ़ लिए, और उसके बाद फिर 1 सप्ताह पढ़े ही नहीं, या फिर उस तरीके के जो तत्काल इन चीज़ों के करके हम 8 घंटा 6 घंटा पढ़ें, उन पे एक कंटिन्यूटी रखें, सातत्यता रखें, उस पर चिंतन करें। कई बार जो आजकल जो आधुनिक जो साइकोलॉजिस्ट में कहते हैं कि जो माइंड मैप बनाते हैं, माइंड मैप यानी कि हम चीज़ों को शॉर्ट नोट्स या इस तरह से बनाएं कि हम जल्दी उनको रिवाइज कर सकें, या फिर उन चीज़ों के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको अपने हम ध्यान में रखें। तो ये चीज़ें जब आप बहुत परीक्षा के जब नज़दीक आ जाएंगे और जब काफ़ी दबाव होता है, उसमें रिवाइज करने में, इन चीज़ों को जल्दी ठीक ढंग से उनको स्मरण करने में वो चीज़ें कारगर होती हैं। इसलिए जो रिसोर्सेज, जो हमारे पास संसाधन हैं, जो सामग्री है, उसका बेहतर ढंग से नियोजन करके उसको हम करें, तो शायद मुझे लगता है कि ये परीक्षा श्रम से ज़्यादा एक मेंटल टैग को तोड़ने की और उस मानसिक विजय पहले होती है, फिर बाद में आप परीक्षा हॉल में विजय प्राप्त करते हैं। बिना जी, एक सवाल आपसे भी है कि वो सर ने जिस मेंटल टैग की बात की, चूँकि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहे हैं, फिर BHU जाके और सिविल सर्विसेज के आना, क्या इंटरव्यू रूम में घुसने से पहले
क्या वो मेंटल टैग, और चूंकि 2015 वाला वो स्थिति आ चुकी थी कि हिंदी इंग्लिश का संघर्ष का दौर चल रहा था, क्या कहीं ना कहीं वो मेंटल टैग आपके पास स्टिल था कि नहीं ये मेंटल टैग गांव से निकल के आए हैं, कैसा होगा, क्या हमारा इंटरव्यू कैसा होगा, तो वो कैसे दूर किया आपने? अपनी तैयारी के दौरान दूर किया, या फिर कुछ ऐसा कुछ आइडिया हो कि लोग कहें कि हाँ ये होता ना कि एक्सपीरियंस से आपका मेंटल टैग दूर हुआ, कि BHU के दौरान मेंटल टैग दूर हो गया था, किस तरीके से उसे दूर किया? मेंटल टैग की उतनी समस्या विशेष रूप से मेरे साथ तो नहीं रही, लेकिन ये समस्या है। वहाँ इंटरव्यू हॉल के दौरान जब आपने विशेष सर्कमस्टेंसेस का ही वर्णन कर दिया, तो उस परिदृश्य में मुझे उस टैग की तो चिंता नहीं थी, ग्रामीण परिवेश की, क्योंकि सर ने जैसे एक बात कही कि आत्मबल बहुत ज़रूरी है, और हमेशा से हम हिंदी के भाषी रहे तो उसका एक फ़ायदा भी हुआ कि राष्ट्रकवि दिनकर को हमेशा पढ़ते रहे, और उन्होंने उनकी 4 लाइनें हैं जो हमेशा मैं इंटरव्यू के दौरान भी, उसके पहले भी गुनगुनाता रहता था, वही मुझे याद आ रही हैं आपके सवाल पर। वो कहते थे कि बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो यही जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, निराला जी, दिनकर जी, सबको पढ़ के हम लोग, जो सर ने बोला कि आत्मबल बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता था, तो आत्मबल के साथ, और एक और बात है इसमें कि चूँकि UPSC की जो आप तैयारी का अभी बात कर रहे थे उसके विस्तार की, तो हमारे भाई नीलोत्पल ने अपनी किताब में भी लिखा है कि आसमान के नीचे जितना है वो सब UPSC का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और आसमान के ऊपर जो है वो तकनीकी ज्ञान वाले हिस्से में पूछा जा सकता है, उसको भी मत छोड़िए। आसमान के नीचे वाला तो है, और आसमान के ऊपर वाला तकनीकी ज्ञान वाले हिस्से में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या छोड़ना है, सर ने शुरू में चर्चा की थी कि आप अनावश्यक और आवश्यक का चयन, चूँकि एक और बात आपने बोली कि 2014-15 में जो पाठ्यक्रम जब से चेंज हुआ है, तो आप सरसरी निगाह से अखबार पढ़ लें और UPSC निकाल लें, आपको किसी समसामयिकी के विषय के बारे में आपको हल्की सी जानकारी, और आप सोचें कि अग्नि 5 मिसाइल के बारे में आपने 4 लाइन पढ़ ली और अब आप निकाल लें, तो ऐसे नहीं होगा। अब डेप्थ चाहिए, वो आपके अंदर डेप्थ ढूंढ रहे, गहराई ढूंढ रहे हैं कि आपके अंदर कितनी गहराई है, आप कितने गहरे आदमी। आप छिछले होंगे तो आपको उनको आपकी ज़रूरत नहीं, आपको अपनी गहराई बढ़ानी होगी। इसीलिए अब पाठ्यक्रम में और सवालों में, पूछने वाले प्रश्नों में गहराई बढ़ गई है, और उस गहराई में आपको उतरना पड़ेगा। अग्नि 5 अगर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, मिसाइल के बारे में, तो आपको उसके पीछे का साइंस टेक्नोलॉजी का बेसिक जानकारी आपको रखना पड़ेगा। क्या क्या हुआ, किसकी थॉट प्रोसेस थी, उसमें क्या लगा, क्या मैकेनिकल प्रोसेस उसमें लगी, वो जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, तब जाके आप उस गहराई को समझ पाएंगे, और एलिमिनेशन या जो भी मेथोडोलॉजी आप अपनाएं, आप उस सवाल का जवाब दे पाएंगे। बहुत सर, एक आखिरी सवाल आप दोनों से है कि साहित्य के प्रति झुकाव बचपन से था, या फिर एक आप लोगों का अनुशासन होता है, प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, ड्यूरिंग द ड्यूटी आपका प्रोटोकॉल होता है, आपको भले कितनी गुस्सा आ रही है लेकिन आपको काम रहना है, भले आपके सामने कितना भी अनैतिक नहीं है, लेकिन अनैतिक हो रहा हो, लेकिन अगर कानून आपको उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है तो आपको अपना एक स्टैंड रखना होता है। तो क्या आपकी लेखन में या किरदार जो है, क्या वो आपकी अंदर की आवाज़ होती है सर? यह इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हम देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया काफ़ी व्यापक है। इसमें जो सिलेबस है, इसका जो पाठ्यक्रम है, इसमें जो प्रतिस्पर्धा का स्तर है, इसमें जो लंबे समय तक आपको कई वर्षों तक जूझना है और कई वर्षों की तैयारी होती है। ऐसे में वही चीज़ें आपको तरोताज़ा रख सकती हैं जो आपके मन से जुड़ी हों और इस कठिन परीक्षा में आपका पाथेय बन सकती हैं। अभी एक ट्विटर पे अभी बीच में जो पराग अग्रवाल जो CEO बने थे, अभी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, जो अक्सर हम सुनते भी रहते हैं, कि आप हमेशा अपने अगर पैशन को ही प्रोफेशन बनाएंगे तो शायद आप बहुत बेहतर कर सकेंगे। 37 साल के जब वो उम्र में जब CEO बन गए तो उनसे पूछा किसी ने, उन्होंने कहा कि हमने कुछ अलग से करियर नहीं चुना, हमने अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना लिया, शायद इसलिए हम इतने शिखर पर पहुँचे। तो आवश्यक है कि जो चीज़ें आपके मन के करीब हों, जो चीज़ें आपको भीतर से एक मजबूती प्रदान करें, भीतर से आपको मजबूत रखें, वो चीज़ें आपको हमेशा साथ रहनी चाहिए। वो आपको पढ़ने का शौक़ हो सकता है, वो आपकी अभिरुचि हो सकती है, आपको खेलने की हॉबी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा इस द्वंद्व में, इस संघर्ष में, इस आगे की लड़ाई में आपको भीतर से मजबूत रखती हैं। तो मुझे लगता है कि एक साहित्यिक रूप से अगर
इन चीज़ों को आप पढ़ते हैं, इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें भी बड़ी एक बेहतर ढंग से एक प्रतिभागियों को, जो प्रतिभागी अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको निश्चित तौर पे किसी तरह का पाठन का, अच्छे खेलने का, लिखने का, साहित्यिक अभिरुचि, ये चीज़ें रखनी चाहिए। ये आपको भीतर से भी आंतरिक और मानसिक रूप से ये चीज़ें आपको मजबूत करती हैं। सर, चूँकि समय हो चुका है कि बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं काफ़ी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्या कोई सवाल पूछना कुछ चाहेगा? हेलो, प्रणाम सर। सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि मकानों को ध्वस्त किया गया, तो सर एक प्रश्न था, जो अपराधी थे उनकी तो गलती थी, लेकिन अपराधियों के जो परिवार वाले होंगे उनकी क्या ही गलती रही होगी? यदि उनकी गलती ना थी तो आपका क्या विचार है उस संदर्भ में? उसमें हमें एक चीज़ देखना होगा कि सबसे पहले जो भी ये कार्रवाई हुई एक वैधानिक दायरे में हुई, और दूसरी चीज़ उन अपराधियों का ऐसा नहीं कि सभी का तोड़ा गया। एक ऐसे व्यक्ति का तोड़ा गया जिसने 15-20 लूटें की हैं, 15-20 ऐसे वारदातें की हैं, किसी राह चलती महिला का, जैसे कि अभी कल आप लोगों ने घटना देखी जिसे तुरंत पुलिस ने पकड़ लिया था, उस तरह की एक महिला जो कि जा रही है, एक व्यक्ति जो कि कानून में व्यवस्था रख रहा है, उसको चाकू मारना, उसको करके उसके लूटपाट करना, कुछ ऐसी वारदात करना जिससे समाज में एक भय का, एक सनसनीखेज इस तरह के मामलों का एक बहुत ही नकारात्मक संदेश जाता है। सिर्फ ऐसे अपराधी, क्योंकि अपराधी ऐसा नहीं कि 150-200 और इतने ही होंगे, लगातार अपराधियों की संख्या किसी भी शहर में काफ़ी होती है, लेकिन ऐसे चुन करके जिन्होंने समाज में, उस मोहल्ले में, उस जगह पे अपना एक आतंक का, एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश की है। और निश्चित तौर पे जब तोड़ा जाएगा तो उसके लिए वैधानिक दायरे होंगे, ऐसा नहीं सब कुछ वैधानिक परिधि में होगा। और उस वैधानिक परिधि में देखा जाता है ऐसे अधिकांश मामलों में सरकारी ज़मीन या दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करना देखा गया। उस व्यक्ति ने न सिर्फ कानून का अतिक्रमण किया, बल्कि अपनी इस प्रवृत्ति के कारण उसने जगह जगह पे ज़मीनों पर, दूसरे की संपत्तियों पर, दूसरे के जगह जगह मोहल्ले में एक भय आतंक का माहौल बनने के लिए कायम किया। इसलिए आवश्यक था कि एक आम व्यक्ति में भय भी होता है। एक व्यक्ति जो कि एक बच्चा जो छोटा बढ़ता है इन चीज़ों को देख करके, वो देखता है कि एक व्यक्ति जब 7-8 ऐसी लूटें और इस तरह की घटनाओं को करके मोहल्ले में अपना वजूद बना रहा है, उसकी बिल्डिंग तेज़ी से बढ़ रही है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो मजदूरी कर रहा है, जो कर रहा है, तो और उसकी एक छोटी सी मकान है, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये रास्ता सही है, इस रास्ते में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ये रास्ता शायद शॉर्टकट है आगे बढ़ने का। तो इसका एक सामाजिक पहलू भी है, इसमें एक सामाजिक संदेश भी है। जब ऐसे लोगों पे कार्रवाई होती है तो उस व्यक्ति में भी, जो कि मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़ रहा होता है, उसके मन में कानून का सम्मान बढ़ता है। उसको लगता है कि ये रास्ता शॉर्टकट था लेकिन सही नहीं था, अंततः ये रास्ता सही है, जो कि हम भले ही थोड़ा लंबा है, थोड़ा मेहनत का है, लेकिन ये अस्थायी है। तो साथ ही साथ वहाँ के एक स्थानीय वहाँ की पीढ़ी, वहाँ के स्थानीय लोग, युवाओं में एक संदेश देने के लिए, और जो भी कार्रवाई हुई, इस तरह की कार्रवाई, ऐसा नहीं कि कोई अधिनायक तंत्र है और इसमें कोई किसी का कुछ यूं ही जाकर के बुलडोजर चल जाएगा। इसमें एक वैधानिक दायरे में चीज़ों को परखने के बाद कई एजेंसियों के समन्वय से फिर एक कार्रवाई की गई। थैंक यू सर। चूँकि अब समय हो चुका है तो मैं समापन करूँगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने व्यस्त शेड्यूल में से, चूँकि आप सर बिहार से आए हैं और सर ने समय निकाला। हम कहते हैं मफलर इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। देशज भाषा, देशज पत्रकारिता का आपने एक नया, मैं कह सकता हूं, एक नया दौर प्रारंभ किया है। श्री विनय तिवारी जी का भी स्वागत करेंगे। और नीलोत्पल भैया, मैं बताना चाहता हूं कि हरिनारायण चारी मिश्रा जी, इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर, बहुत ही संजीदा साहित्यकार हैं। आपकी भाषा पर जो पकड़ है, देवनागरी पर, हिंदी पर जो आपकी पकड़ है, बहुत कमाल की है, और आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आपने इसकी झलक देखी ही। और मेंटल प्रेशर, मानसिक तैयारी, किस तरह से छोटे नोट्स बनाना, किस तरह रिवाइज करना, ये सब इन पर आपने बहुत कमाल के टिप्स दी।